morning students, welcome to class 8, chapter number 9 to the making of the national movement. So students, अपनी कल तक की क्लास में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस किए, जिसमें हमने देखा है कि सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कैसे हुई, किस तरह से देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना इंडिया के अंदर इंडियंस के अंदर जो थी वो फील की गई। दूसरा हमने देखा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कई सारे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज जो थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, उन्होंने कई सारी पार्टीज बनाई और उन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी पार्टीज के थ्रू इंडियन जो थे या बड़े बड़े जो लीडर्स थे, इन्होंने इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपोज करना स्टार्ट किया, अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट किया। और इसी के साथ में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया के अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। 1919 से लेकर 1947 तक इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने में सबसे ज्यादा था। बहुत ही बड़े बड़े जो लीडर थे ऑल ओवर इंडिया से, वो इंडिया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने, जिसमें हमने दादा भाई नौरोजी का नाम देखा। इसी के साथ में मैंने ये बताया 1885 में बनने वाली ये नेशनल कांग्रेस जो थी, बाद में दो भागों में बढ़ गई। मतलब इस कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग थे, एक को हम लोगों ने मॉडरेट कहा और दूसरे को हमने एक्सट्रीमिस्ट कहा या रेडिकल्स कहा। ये जो मॉडरेट थे, ये वे लीडर थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश पॉलिसीज में बिलीव करते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे। इन लोगों ने कह सकते हैं कि अपनी डिमांड को मनवाने के लिए, कह सकते हैं कि कभी भी वॉयलेशन का सपोर्ट नहीं लिया और ये रिक्वेस्ट करने में बिलीव करते थे। और कभी भी जो मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने इंडियन फ्रीडम के लिए वर्क नहीं किया या कभी भी फ्रीडम की डिमांड नहीं रखी। इनका मानना था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इंडियंस की तुलना में ज्यादा बेहतर है और इसमें कुछ चेंज या कुछ सुधार की डिमांड हमेशा ये मॉडरेट करते रहे। लेकिन जैसे बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है ना, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, जो ये मानते थे कि भारत जो है, इंडिया जो है वो इंडियंस का है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर राज और ज्यादा नहीं चल सकता। तो सबसे पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य का डिमांड रखी और ये कहा कि हमारी कंट्री को किसी तरह की रिक्वेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से करने की जरूरत नहीं है और हमें अपने स्वराज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, तब हमें आजादी मिलेगी, फाइट करना पड़ेगा। तो इस तरह से नेशनल कांग्रेस ने 1919 के अंदर बहुत ही एग्रेसिव रूप में इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ खास चीजें हम लोग जानेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसी के साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखें बच्चों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ने वाली जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उसमें से एक इंग्लैंड भी था। ठीक है, इंग्लैंड ने अपनी जितनी भी, कह सकते हैं कि वॉर सप्लाई थी, जितने भी सोल्जर्स की जो कमी थी, उसको इंडिया से पूरा किया। भारत से कई सारे लोगों को आर्मी के अंदर रिक्रूट किया गया और लड़ने के लिए इंग्लैंड की तरफ से भेजा गया और इसका एक बहुत बुरा असर हमको इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थ्रू इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया और यहाँ तक कि जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का बजट था, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी, उसका सबसे ज्यादातर जो खर्चा था बच्चों, वो वॉर सप्लाई के ऊपर होने लगा। या ये कह सकते हैं हम लोग कि बच्चों जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंडिया का बढ़ने लगा। सुरक्षा पर खर्चा ज्यादा किया गया, हथियारों की खरीद करने के लिए, सैनिकों की भर्ती करने के लिए और बाद में इन लोगों तक इनकी जो बेसिक नीड्स है इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया। इस खर्च को निकालने के लिए इंडिया के अंदर टैक्स इंक्रीज किए गए, लोगों की इनकम कम होती गई, इंडिया का प्रॉफिट जो था धीरे धीरे घटने लगा। ये कुछ बच्चों नेगेटिव इफेक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर, जिससे कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण कुछ फायदे भी इंडियन इकोनॉमी को हुए। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें इंडियन इकोनॉमी को, तो देखिए बच्चों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, क्योंकि मोस्टली जो चीजों की डिमांड होती थी वो यूरोपियन कंट्री से इंडिया में मंगवाई जाती थी, विदेशों से सामान मंगवाया जाता था और उसी सामान को इंडिया में हाई प्राइस रेट पर बेचा जाता था,
जिससे यूरोपियन कंपनीज बहुत ज्यादा फायदा कमाती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा या डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा और इसी के साथ में आर्मी की डिमांड को वॉर सप्लाई को पूरा करने के लिए कई सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर स्टार्ट करनी पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि सप्लाई पूरी की जा सके, डिमांड पूरी की जा सके। तो वॉर सप्लाई की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई और साथ में इसी कारण से इंडिया के अंदर जो बिजनेस ग्रुप थे उनको इस डिमांड के कारण कई ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिली और खूब सारा फायदा, खूब सारा प्रॉफिट होने लगा। तो आप ये समझ लें कि 1990 से लेकर 1930 तक का 25 का जो टाइम पीरियड है बच्चों, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, इसी के साथ में बिजनेस और ट्रेड जो था बहुत ज्यादा विकसित हुआ और यहीं पर बड़े बड़े जो ग्रेट बिजनेसमैन थे उनका प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। ये कुछ फायदे थे। तो इन चीजों को हम लोग एक बार वापस देखें बच्चों कि आफ्टर 1990 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिकम द मास मूवमेंट। 1919 के बाद में इंडियन स्ट्रगल का जो ये जो मूवमेंट था वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा। इंडिया की लगभग जो जनता थी, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि चाहे वुमेन सेक्शन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, है ना, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और साथ में देखिए इंडियंस स्टार्टेड द सपोर्टिंग द कांग्रेस इन द 1920 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टरेट द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। और इसी के साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया की कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन और साथ में इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अल्टरेशन किया, कुछ सुधार भी हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कुछ नुकसान भी हम लोगों ने देखे। अगर हम लोग बात करें कि इंडियन इकोनॉमी को कौन कौन सा डैमेज हुआ, क्या नुकसान देखना पड़ा, तो देखिए बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण फर्स्ट है राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब सुरक्षा पर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना शुरू किया। ठीक है, इसी के अलावा इंक्रीज इन द टैक्सेस, टैक्स बढ़ा दी क्योंकि गवर्नमेंट का जो खजाना था वो खाली होने वाला था। तो इसी या ये कह सकते हैं कि बच्चों वॉर डैमेज को फिल करने के लिए इंडिया के अंदर टैक्स इंक्रीज किए गए। तीसरी चीज देखें डिमांड फॉर द वॉर सप्लाईज, और इसी के साथ में इंडिया के अंदर वॉर सप्लाई की डिमांड बढ़ने लगी। मतलब जो चीजें जैसे वेपन्स देख लें, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म देख लें, जूट बैग देख लें, इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें थी जिसकी सप्लाई इंडिया से हो रही थी। तो इस तरह से वॉर सप्लाई की डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी और राइज इन द प्राइसेस। दूसरी तरफ भारत के अंदर हर कमोडिटी, हर चीजों का जो प्राइस रेट थी वो बढ़कर दुगनी हो गई। तो इंडियन इकोनॉमी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण कुछ नुकसान भी हुआ और कुछ बेनिफिट भी हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स डेक्लाइन इन द इंपोर्ट। इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया के अंदर इंपोर्ट जो था, इंपोर्ट का मतलब होता है बच्चों विदेशों से जो सामान हम अपने देश में मंगवाते हैं वो इंपोर्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंडिया मोस्टली चीजों को इंपोर्ट करता था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट यूरोपियन कंट्रीज से सामान मंगवाती थी और इंडिया में बेच के प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंपोर्ट घट गया और साथ में इंडस्ट्रियल गुड्स का जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब डिमांड बढ़ने लगी तो इंडिया के अंदर ही अंग्रेजों ने इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों द इंडस्ट्रीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द वॉर, विलेजेस वर परस्यूड टू सप्लाई द सोल्जर्स फॉर एंड द एलिड कॉजेस। और इसी के साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी मैंने बताया कि इंग्लैंड भी शामिल था और इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए जो सैनिक भेजे गए, जो सोल्जर्स भेजे गए बच्चों, वो इंडिया से भेजे गए। ठीक है, तो भारत के हर गांव से लोगों को इकट्ठा किया गया और उन लोगों की सेना में भर्ती की गई ताकि वो वहां पर जाकर लड़ सके। ठीक है, इसी के साथ में देखिए बच्चों कि जब ये सोल्जर्स वहां पर लड़ने गए तो वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने कई सारी चीजें देखी और उन्होंने ये देखा कि किस तरह से इन ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं और साथ में एशिया और अफ्रीका के जो सबसे ज्यादा देश है उन देशों का शोषण हो रहा है। और जब 1917 के अंदर 1917 में जब रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ तो इस रशियन रिवॉल्यूशन की जो न्यूज है बच्चों
वो बड़ी बड़ी मैगजीन्स न्यूज़पेपर में छपने लगी और इंडिया के अंदर जब ये न्यूज़ पहुंची और लोगों ने इसको पढ़ा तो इससे इंडिया के अंदर जो कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइट की जो आशा थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े होने लगे। तो 1919 का जो टाइम पीरियड है बच्चों वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट के नाम से स्टार्ट होता है और 1947 तक ये जो पूरा कह सकते हैं कि इंसिडेंट हम लोग अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा और अपने टॉपिक देखेंगे बच्चों, द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो महात्मा गांधी से शुरू होता है। आप लोग भी जान रहे हैं ना कि इसको जो महात्मा गांधी है उनको द फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे लीडर थे। इंडियन फ्रीडम फाइट के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो महात्मा गांधी और भी कई सारे लीडर्स थे, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो फेमस रहे वो महात्मा गांधी थे। बच्चों महात्मा गांधी जो थे इन्होंने 45 की एज में इंडिया में वापस आए, एज अ लॉयर थे और अपने किसी केस के सिलसिले में ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने जो नस्ल भेद देखा, गोरे और काले के नाम पर, मतलब जो कलर और रेडिकल्स जो रेसिकल जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट में इन्होंने वहां पर मूवमेंट चलाया। तो अफ्रीका से भारत लौटने से पहले ही ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही फेमस हो चुके थे अपने मूवमेंट्स के कारण। और अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 के अंदर गांधी जी जो है वो अफ्रीका से इंडिया आए और इंडिया आने के बाद में 1916 तक मतलब 1 साल तक इन्होंने लगभग पूरी इंडिया को जगह जगह पर घुमा, ट्रेवल किया और लोगों की कंडीशंस को इन्होंने गौर किया कि इंडिया के जो लोग हैं वो किस कंडीशन में जी रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सरकार किस तरह से लोगों को एक्सप्लोर कर रही थी, देश किस तरह से बर्बाद हो रहा था। तो जगह जगह पहले इन्होंने 1 ईयर तक तो सिर्फ इंडिया को ट्रेवल किया और ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद में इनका जो पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री जो है, या ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन इंडिया के फ्रीडम फाइट के अंदर जो गांधी जी की एंट्री है वो 1916 से मानी जाती है। 1916 में इंडिया में गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो कह सकते हैं कि मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी 1915 में ये साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। उस समय इनकी एज कितनी थी? 45 ईयर थी। ठीक है, और अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। ही स्पेंट हिज 1 ईयर इन द इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। 1 साल तक इन्होंने अफ्रीका के आने के बाद में पूरे देश को घूमा और सारी चीजें ऑब्जर्व की। हिज लोकल मूवमेंट, गांधी जी की फ्रीडम फाइट मूवमेंट में जो एंट्री है वो अभी मैंने बताया 1916 से मानी जाती है। सबसे पहला जो गांधी जी का मूवमेंट था वो था चंपारण मूवमेंट। ठीक है, चंपारण मूवमेंट जो था नील की खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन था और इस आंदोलन को लीड करने वाले जो लोग थे वो एक थे राम प्रसाद। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर बाद में वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, तो वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात जो थी बच्चों को चंपारण के अंदर 1916 में हुई, क्योंकि शुरुआत में गांधी जी के आने से पहले चंपारण के अंदर जो किसानों का ये मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इसको राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के कहने पर गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट को लीड किया और इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। इसमें ये मूवमेंट सफल रहा। गांधी जी की सारी चंपारण मूवमेंट में किसानों की जो डिमांड थी वो मान ली गई और बाद में ये मूवमेंट बंद कर दिया गया। सेकेंड जो था इनका मूवमेंट था वो था खेड़ा मूवमेंट 1917। 1917 के अंदर गांधी जी का दूसरा मूवमेंट था खेड़ा मूवमेंट। ये भी बच्चों किसानों का, फार्मर्स का एक मूवमेंट था जिसमें इंक्रीजिंग टैक्स के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर खेड़ा नाम की जगह पर किसानों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो 1970 में खेड़ा मूवमेंट को गांधी जी ने लीड किया और इस मूवमेंट के अंदर भी इनको सक्सेस मिली और सारी डिमांड मान ली गई। इसके बाद आता है अहमदाबाद मील वर्कर्स मूवमेंट, जो कि 1918 में चलाया गया। इस मूवमेंट में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का यूज किया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो फेमस हुए गांधी जी वो हुए थे अहमदाबाद मील वर्कर स्ट्राइक, ये जो मूवमेंट चला था उससे। तो ये कुछ मूवमेंट है,
कुछ आंदोलन है जो गांधी जी ने अपने शुरुआती कह सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम फाइट में स्ट्रगल के अंदर लीड किए थे। ये तीनों बच्चों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चंपारण मूवमेंट 1916 के अंदर, खेड़ा मूवमेंट 1917 के अंदर, अहमदाबाद मीट वर्कर्स स्ट्राइक जो थी वो 1918 के अंदर, और तीनों ही जो मूवमेंट थे बच्चों को बहुत ही सक्सेसफुल रहे। और यहाँ से जो है इंडियन फ्रीडम फाइट के अंदर गांधी जी की एंट्री मानी जाती है। इन तीन मूवमेंट के बाद में गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस के अंदर अपनी कई सारी डिमांड इन्होंने रखी, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, है ना। और भी 1947 के अंदर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो था गांधी जी का सबसे फाइनल और सबसे बड़ा मूवमेंट माना गया, जिसने पूरी इंडिया को यूनाइटेड किया, ठीक है। और कई सारी चीजें यहाँ